नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर सूबे की सियासत चरम पर है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाएं भी जोरों पर हैं और इसी जारी सियासत में आग में घी डालने का काम किया है बीजेपी सांसद ने। क्या है पूरा मामला और मंत्रिमंडल को लेकर क्या है गठबंधन का फॉर्मूला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सीएम सोरेन के दिल्ली दौरे से गरमाई सियासत, मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चा जोरों पर। हेमंत मंत्रिमंडल के 12वें मंत्री का पद खाली, सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया गठबंधन फॉर्मूला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद से सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। गठबंधन की सरकार में नेतृत्व कर रहे दल जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दो टूक कहा है कि हेमंत मंत्रिमंडल में जब भी 12वां मंत्री बनेगा वो जेएमएम का होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। गठबंधन फॉर्मूला के मुताबिक 7 मंत्री पद जेएमएम के, 4 मंत्री कांग्रेस के और 1 राजद का तय है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच गोड्डा के बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे, जिन्होंने हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर टिप्पणी कर राजनीतिक अटकलबाजी और बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सवाल किया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अब कांग्रेस से परेशान हैं। दिल्ली दर्शन उनके नए पार्टनर के साथ सरकार बनाने का जुगाड़ तो नहीं। हेमंत कैबिनेट में इस वक्त 11 मंत्री हैं। जेएमएम के पास मुख्यमंत्री के अलावा 5 मंत्री हैं, जबकि कांग्रेस के 4 मंत्रिमंडल में शामिल है। तीसरा दल आरजेडी, जिसके 1 मंत्री हैं। इस तरह हेमंत मंत्रिमंडल में कुल 11 मंत्री हैं और 12वें मंत्री का पद खाली है, जिसके लिए फेरबदल की चर्चाएं जोरों पर हैं। और इन्हीं चर्चाओं और अटकलों पर लगाम कैसे लगती है और कौन होगा हेमंत मंत्रिमंडल का 12वां मंत्री, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। गठबंधन की सरकार के नेतृत्व कर रहे जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी यहां पर साफ तरीके से कह दिया कि हेमंत मंत्रिमंडल में जब भी 12वां मंत्री बनेगा वो जेएमएम का होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। गठबंधन फॉर्मूला के मुताबिक 7 मंत्री पद यहां जेएमएम के, 4 मंत्री कांग्रेस के और 1 राजद का तय है। तो इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर हमारे दोनों ही मेहमान जुड़ गए हैं, अमित कुमार बीजेपी प्रवक्ता, और यहाँ पर हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मैं अमित जी आपसे पूछूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। बिल्कुल अमित जी, जिस तरीके से सीएम सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं अपने इस दौरे पर, और दिल्ली पहुंचने के बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे, राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे, इसके साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है, बड़ा फेरबदल हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का निजी दौरा है और जहां तक हमारा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जो अटकल बार बार उड़ के आ रही हैं और उन्हीं के तरफ से बार बार आपने कहा कि सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा, कांग्रेस के भी अध्यक्ष दिल्ली में ही हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो कयास लगाया जा रहा है कि एक तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। और आप जानते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बराबर, जब भी पुराना इतिहास रहा है कांग्रेस का, कि वो जिसके साथ भी रहती है उसके साथ पुरजोर रूप से बार्गेनिंग करती है। और आज हेमंत सोरेन माननीय जेएमएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार है, तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि माननीय हेमंत सोरेन को दिल्ली बुलाया गया है और यही बार्गेनिंग, जो बार्गेनिंग का उसका मूलभूत आधार कांग्रेस का रहा है और पहले से ही करते आई हैं। आपने देखा होगा कि कई सरकार, केंद्र हो या राज्य की सरकार हो, जिसको चलते चलते गिराने का काम भी कांग्रेस लगातार करते रहती है। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि एक बड़ा बार्गेनिंग जो दिल्ली में होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसी के चलते गए होंगे। इस दौरे के बाद कई आरोप भी लग रहे हैं हेमंत सोरेन पर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, इसी वजह से नए पार्टनर के साथ यहां पर नई पार्टी बनाने का ऐलान तो नहीं है।
स्वाभाविक रूप से है कि आज दो सबसे बड़ा विषय है, एक किसानों का विषय है और दूसरा विषय है स्वास्थ्य को लेके, जो पूरा कोविड काल में रहा। और दोनों के मंत्री आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही मंत्री हैं, और दोनों मंत्री ने पूरी क्षमता के साथ अपना काम यहाँ पर नहीं किया। कोविड के समय में ना अस्पताल की व्यवस्था ठीक से रही, ना कहीं पर वेंटिलेटर की व्यवस्था ठीक से रही, ना आज तक कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा कभी जिला में दौरा करके जिला की स्थिति का जायजा लिया गया, ना कभी किसानों की सूद ली गई, किसानों का कर्ज माफ का केवल नाटक किया गया, किसानों का जो धान क्रय का बात है आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया। तो स्वाभाविक रूप से जब इतनी त्रुटियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होने के नाते वो भी चिंतित होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी भी जुड़े हैं। सबसे पहले राकेश जी बहुत बहुत स्वागत करूंगी वीआईपी न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। राकेश जी, किन मुद्दों के साथ पहुंचे हैं हेमंत सोरेन दिल्ली? नहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिल्ली पहुंचे हैं उसके पीछे कारण यह है कि किस प्रकार केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ चल रहा है। हमारा जीएसटी का पैसा अभी तक इस राज्य को नहीं मिला, हमारा माइनिंग का पैसा अभी तक इस राज्य को केंद्र सरकार ने भुगतान नहीं किया। तो इस कोरोना के काल में जहां एक तरफ राज्यों का राजस्व घटा है, वहीं हमारा कई करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास अटका पड़ा है। तो राज्य चलाने के लिए तो राजस्व चाहिए, पैसा चाहिए। उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, जहां वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए भी समय मांगा है। और यही एजेंडा है कि भाई हमारा पैसा जो है, इस राज्य का जो पैसा है, वो पैसा आप हमें जल्द से जल्द। लेकिन लगातार जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जो चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं राकेश जी, वो ये चल रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है बड़ा, क्या कहेंगे इसे लेकर? नहीं देखिए, चर्चाओं पर तो कोई आकलन नहीं किया जा सकता, क्या, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना, लोग कुछ भी कहेंगे। लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा हमारा झारखंड के जनता का जो पैसा केंद्र सरकार हड़पने की तैयारी कर रही है, उन पैसों को केंद्र सरकार से लेना है। चलिए एक और सवाल, 12वां पद खाली चल रहा है मंत्री जी का, यहाँ पर एक मंत्री बनना है, कौन बनेगा, क्या कयास लगाए जा सकते हैं इस पर? नहीं देखिए, इस पे ये मामला है कि जो पूर्व में जो जब गठबंधन हुई थी उस वक्त जो बातें हुई थी, और ये इसका फैसला जो है 12वां मंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला ना हम कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है। इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व आपस में बैठ करके हम लोग ये फैसला ले लेंगे कि 12वां मंत्री कौन होगा। इस पर कोई, हमें लगता है कि ये कोई डिबेट का मामला नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, निशिकांत दुबे ने भी साफ तौर पर कहा है, शायद वो बयान, वो ट्वीट आपने भी देखा हो, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से परेशान हो गए हैं यहाँ पर हेमंत सोरेन, इसी वजह से नई यहाँ पर संभावनाएं तलाशने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली। नहीं देखिए, मैं बहुत ही सम्मान के साथ यह बात कहना चाहता हूँ कि इस राज्य में निशिकांत दुबे ऐसे सांसद हैं जो अगर इस राज्य में कहीं पर भी अगर कोई कुतिया 3 बच्चा भी दे देना तो निशिकांत दुबे उस पर ट्वीट कर देंगे कि कुतिया 3 बच्चा क्यों थी, इसको 2 बच्चा देना चाहिए। तो निशिकांत दुबे के बयानों पर हमें लगता है कि कोई बहुत ज्यादा असर ना तो इस राज्य की जनता के ऊपर होता है और ना तो कहीं और होता है। उनको निशिकांत दुबे छपास रोग से ग्रस्त है और वो छपने के लिए आप देखें कि कभी कभी वो बाइडेन और पुतिन पर भी वो हमला कर देंगे अपने ट्विटर। तो निशिकांत दुबे का तो कोई काम है नहीं। निशिकांत दुबे जैसे सांसद ही भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मोड़ी जिंदा रखे हुए हैं। अमित जी क्या जवाब देंगे इस पर? हमारे साथ अमित जी भी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक नेशनल चैनल पर बैठ के एक सांसद के बारे में अभद्र टिप्पणी यही लोग कर सकते हैं। इनकी कोई नैतिकता नहीं है, इनकी कोई व्यवहार कुशलता नहीं है। ये इसी तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो बात हमको लगता है कि आपने कहा कि निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट करके कहा है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। इसी तरह का भाषा का प्रयोग शायद ये लोग जेएमएम के साथ भी करते होंगे, उनके मंत्री के साथ भी करते होंगे, मुख्यमंत्री के साथ भी करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये हवा भी
कहीं ना कहीं जायज लगता है कि मुख्यमंत्री ऐसे कांग्रेसियों से त्रस्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों से त्रस्त हो चुके हैं और कहीं ना कहीं यदि कहीं चिंगारी लगती है तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है। आने वाले समय में हम लोग भी विपक्ष में आज झारखंड में बैठे हुए हैं, तो विपक्ष के नाते हम लोग की भी नजर रहती है कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा पहलू जो है कि आज सही में जो कांग्रेस के मंत्री हैं, सबसे ज्यादा त्रस्त तो आज झारखंड की जनता उनसे है, क्योंकि आज तक जो वादा इन्होंने घोषणा पत्र के माध्यम से किया, जो जनता से सीधे किया, आज उसका उत्तर इनके पास नहीं है। आज ये उत्तर नहीं देने में ये सक्षम है कि कोविड के काल में इनके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने किस तरह से तांडव मचाया, किस तरह से पूरे झारखंड की जनता को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। झारखंड की जनता को बेड तक नहीं मिला, झारखंड की जनता को एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाए, झारखंड की जनता को ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा की जो स्थिति बनी, वो सब एक तरह से कहें तो पूरी तरह से अव्यवस्था फैलाने का काम किया। दूसरा इशू मैं बार बार बोल रहा हूं, और कल भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर खेत खलियान में बैठकर बहुत बड़ा प्रदर्शन भी करने जा रही है कि किसानों का ऋण, आज तक किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। आज तक जो क्रय किया गया, धान का क्रय किया गया, उसका मूल्य उनको नहीं मिला। दूसरा रोपनी आ चुका है, अब किसान धान की पुनः रोपनी करने जा रहे हैं। किसान का ये हाल है कि फिर उनको बिचौलियों के पास जाना पड़ रहा है, ऋण लेना पड़ रहा है, और ये सब स्थिति में पहुंचाने का काम ये सरकार किया है। और विशेष रूप से कांग्रेस के मंत्री हैं, जिनका एक तरह से हम कहें तो पूरी तरह से वो अक्षम मंत्री हैं, उनके चलते किया गया है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब ये बयान देते हैं कि धान गीला है, हम कैसे खरीद सकते हैं, तो इससे बड़ा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है पूरे झारखंड के किसानों के लिए। तो वो बोलते हैं कि धान जब सूख जाएगा तो खरीदेंगे, जब सूख जाता है बेचते हैं तो उसका पैसा नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन ही अपने आप में एक हास्यप्रद गठबंधन है। किसी का आपस में मेल नहीं है, कोई आपस में एक दूसरे से बात नहीं होता है, मंत्रिमंडल की बैठक लंबे समय तक नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा परिवर्तन जो जिस तरह से आप बोल रहे हैं देखने को मिल सकता है झारखंड में। राकेश जी क्या जवाब देंगे? पहले आप इसका जवाब दें, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर जो बातें कही, तो मुझे यह लगता है कि शायद मेरे भाजपा के मित्र प्रवक्ता को यह पता नहीं कि इस राज्य में 98% रिकवरी रेट पहुंच गया है। 52 लाख से ऊपर हमने वैक्सीनेशन का डोज दिया है लोगों को। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान सरकार के द्वारा चलाई गई। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप मर्ज देना ही भारतीय जनता पार्टी का फितरत रहा। ये अपने करनी को दूसरे के मत्थे मर करके राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। जब इनसे पूछिए कि इन लोगों ने क्या कहा, आज किसानों के ऊपर ये खेतों में जाकर के धरना दे रहे हैं। देश की राजधानी में 100 से ऊपर किसान आत्महत्या कर रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्विटर से भी उन किसानों के आत्महत्या पर संवेदना व्यक्त नहीं की। लेकिन बॉलीवुड की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने जब शादी किया तो माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उनको बधाई संदेश दिया। इसका यह मतलब है कि देश के अन्नदाता छोटे हैं एक बॉलीवुड अभिनेत्री के सामने। तो ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लोग देने का काम करते हैं। अब इसके अलावा तो आप देखें कि जिस प्रकार कोरोना जैसी त्रासदी में गंगा में उफनती लाश, प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट नहीं। तो ये लोग क्या बात करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आता। देखिए, बातों को तोड़ मरोड़ करके, एजेंडों को तोड़ मरोड़ करके दूसरे के ऊपर अपनी गलती को थोपने का काम बहुत बखूबी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, और इसमें ही इनको महारत हासिल। चलिए ये प्रश्न ले। राकेश जी देखिए,
अब ये बात हो गई कि बीजेपी ने क्या किया है और जेएमएम कांग्रेस ने क्या किया है, किसने किस तरीके से काम किया है जनता के लिए, ये तो यहां बात हो गई। डिबेट इस बात पर हो रही है कि 12वां मंत्री जो है वो कौन होगा। सुप्रियो भट्टाचार्य की बात कर लेते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेएमएम जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो जेएमएम से ही 12वां मंत्री होगा। इस किसी के बयान पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि 12वां मंत्री का जो मामला है वो मामला हम गठबंधन में है। हमारा गठबंधन के हर शीर्ष नेतृत्व बैठेगा और उसके बाद 12वां मंत्री जो है तय कर लिया जाएगा। हमारा गठबंधन में किसी प्रकार की जिद नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में थी। इनके साथ आजसू, उसके बाद आजसू के सुप्रीमो को किस प्रकार इनके मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने दूध के मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंका हुआ था, ये भी राज्य की जनता जानती है और सारा मीडिया जगत भी इस बात को जानता है। तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। हमारा गठबंधन एकजुट है, पूरी तरह निष्पक्षता के साथ एकजुट है। और 12वां मंत्री का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस का नेतृत्व, जेएमएम का नेतृत्व, आरजेडी का नेतृत्व, चलिए मिल बैठकर इस मुद्दे पर बात होगी आप लोगों की, उसके बाद ही आप लोग फाइनल पे पहुंचेंगे। एक सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो काम किया जा रहा है कांग्रेस के मंत्रियों की तरफ से उससे नाखुश है हेमंत सोरेन, और इसी वजह से शायद यहाँ पर कोई नया फैसला लेने की कवायद में जुट गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? सबसे बड़ी बात यह है कि नाखुश हैं ये हेमंत सोरेन ने फोन करके किसको बताया? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, या भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित विधायक दल नेता कि हम नाखुश नहीं सर, नहीं सर, बात तो ये है दिल में है, मन ग्रंथ है। नहीं कंचन जी, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर मन ग्रंथ आरोप लगाना है तो मन ग्रंथ आरोप लगा सकते हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, वो पैजामा कुर्ता ना पहन करके पैंट शर्ट क्यों पहन करके कैबिनेट की मीटिंग में चले गए। तो ये तो अब उनकी सोच का परिचायक है ना। लेकिन हेमंत सोरेन और कांग्रेस दोनों एकजुटता के साथ है और राज्य की विकास के प्रति पक्षधर है और हम राज्य की विकास को एक नई दिशा पर लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको ये लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा कंचन जी कि किस प्रकार इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के तथाकथित नेता में फिर इस शब्द का यूज कर रहा हूं कि मधुपुर का जब उपचुनाव चल रहा था तो कैसे इन लोगों ने बार बार मीडिया में यह बयान देने का काम किया कि आप हमको वोट दीजिए, 10 दिनों के अंदर हम सरकार गिरा दें। तो अब इन लोग जब विकास की धार पे, जब विकास की रफ्तार पे झारखंड चल पड़ी है महागठबंधन की सरकार के नेतृत्व में, तो अब इन लोगों को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए इन लोगों को है कि इन लोगों ने 7 सालों के दरमियान देश में और 5 सालों के दरमियान इस राज्य में जिस प्रकार जनता को नासूर बनाने का काम किया है, अब इनको यह डर सता रही है कि झारखंड से तो मुखर गए, बंगाल से हम उखड़ गए, अब यूपी भी इनको उखड़ने की तैयारी है, अब कहीं 2024 में हम केंद्र में भी ना उखड़ गए। तो इसके पहले ये लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन नाखुश हैं, कल बोल देंगे कि कांग्रेस पार्टी नाखुश है इसलिए दोनों साथ में दिल्ली गए। तो अब इनको बोलने के पीछे इनका क्या कोई मकसद है ही नहीं। अब हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई भी नेता अगर कोई बयान दे तो मुझे ये समझ में आता है कि वो बयान डिबेट का इश्यू नहीं है, बल्कि वो बयान इंटरटेनमेंट का इश्यू। चलिए इसका जवाब अमित जी से ले लेते हैं। जी अमित जी। देखिए कंचन जी, एक तो सबसे बड़ा हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस के साथ ये है कि एक तो गठबंधन में इनका कोई रोल नहीं दिख रहा है, इनका कोई काम नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, विकास की लंबी चौड़ी कथा बता रहे हैं कि विकास के लिए सरकार को गिराया जा रहा है, विकास कर रहा है सरकार। आप ये तो पूछ लीजिए उस प्रवक्ता से कि आज तक आपने 15-16 महीना 17 महीना सरकार का हो गया, कितना रोड बनवा दिया, कितना पुल बना है आपके ये में, कितना हॉस्पिटल का आपने शिलान्यास किया, एक भी नहीं। झारखंड की जनता को केवल ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। खनिज संपदा, झारखंड की खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं।
झारखंड की बालू को लूटने का काम कर रहे हैं, जो सीधे इनका और राजस्व का रोना रो रहे हैं। राजस्व कहां से आएगा जब आप खनिज लूट के अपने पॉकेट में रख रहे हैं, जब बालू लूट के अपने पॉकेट में रख रहे हैं, लगातार आप ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारियों का करके उनसे पैसा दोहन करने का काम कर रहे हैं, तो आपके पास संसाधन कहां से आएगा? आप तो केवल पूरी तरह से 17 महीने में लूट की स्थिति को पैदा, और केवल ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, इनके विधायक बोल रहे हैं, जेएमएम के विधायक बोल रहे हैं, संथाल परगना के जेएमएम के विधायक बोल रहे हैं, कांग्रेस के विधायक, और वो भी सदन में मुख्यमंत्री को इंगित करके बोलने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग विकास की बात करते हैं। एक ठीक से पुल पुलिया का टेंडर आज तक नहीं निकला झारखंड में, रोड का टेंडर आज तक झारखंड में नहीं निकला कि विकास के काम को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना था, उसको बंद करने का काम कर दिया। 1 रुपया में महिला की रजिस्ट्री हो रही थी पूरे झारखंड में महिलाओं को उत्थान के लिए, उसको बंद करने का काम किया। और ये भ्रष्टाचार का बात करते हैं और ये बोल रहे हैं कि हम विकास करना चाह रहे हैं। ये सरकार से जितनी जल्दी झारखंड की जनता को मुक्ति मिल जाए वो अच्छा रहेगा। राकेश जी, एक सवाल मेरा, जैसे कि अभी हम कयासों की बात कर रहे हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं, राहुल गांधी से भी यहाँ पर मुलाकात होगी उनकी, और इस मुलाकात के बाद विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे केंद्र सरकार के और यहाँ पर अगर हम राज्य सरकार की बात कर ले तो दोनों के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। ये स्वाभाविक है कंचन जी कि हमारा देश संघीय प्रणाली के अंतर्गत आता है, और अगर जब केंद्र की सत्ता में बैठी सरकार अहंकारी तानाशाह हो तो कहीं ना कहीं संघीय ढांचा प्रणाली पर इसका असर पड़ता है। और अगर हम इस पे पहल कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ये संघीय ढांचा प्रणाली इससे मजबूत होगी और इससे लोकतंत्र भी मजबूत। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर केंद्र सरकार विद्वेष की भावना से राज्य के प्रति अगर काम करेगी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी जो है खत्म होने के कगार पे हो। जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि हम इस देश से डेमोक्रेसी को खत्म कर दे और इस देश के संविधान को नेस्तनाबूद कर, ये उनका मुख्य एजेंडा। अब रही दूसरी बात की मुख्यमंत्री हैं, हमने बताया कि वो जीएसटी और माइनिंग का और विकास मद का भी पैसा मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के सामने अपना डिमांड रखेंगे कि आप हमको दो, जिससे राज्य की विकास की धारा बढ़े। जहां तक बात है आदरणीय राहुल जी से, आदरणीय सोनिया जी से मुलाकात करने का, तो स्वाभाविक तौर पे लेकिन राकेश जी लगातार केंद्र की तरफ से ये कहना है कि जितनी मदद हो सकती थी उतनी राज्य सरकार की मदद अभी तक की गई है केंद्र की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार का लगातार ये कहना है कि जितनी मदद की जरूरत थी वो केंद्र की तरफ से नहीं मिली है। आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पर लगते रहे हैं सर। ये मैं तो कह रहा हूँ कंचन जी कि देखिए मैं कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए मैं चैनल पे डिबेट नहीं करता। मैं जो सच्चाई है, जो हकीकत है, आप बताओ कि कहां आप किस मद में कितना पैसा झारखंड को दिए। मैं ये बात दावे के साथ कर सकता हूँ, आपको भी ये बात बताओ कि जब बिहार में चुनाव था तो जीएसटी का पैसा बिहार को रिलीज कर दिया, क्योंकि वहां उनकी गठबंधन की सरकार चल रही है, तो वहां जीएसटी का पैसा रिलीज किया गया। यहाँ जब भाजपा का सुपरा साफ हो गया, इनके मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गए, तो हमारा जीएसटी का पैसा झारखंड का रोक दिया गया। किस मद में आप कितना पैसा दिए? आप देखें कि जहां वैक्सीनेशन की बात आई, हमने ये कहा कि हम ग्लोबल टेंडर करेंगे, अगर आप वैक्सीनेशन फ्री में नहीं दोगे तो हम ग्लोबल टेंडर करेंगे, और हम ग्लोबल टेंडर करके राज्य की जनता को वैक्सीनेशन फ्री में देंगे। ये तो हमारा साहस था, ये तो हमारी प्रतिबद्धता थी राज्य की जनता के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति। आप किस मद में कहा कितना पैसा? हाँ, छोटा सा जवाब, वक्त की कमी है सर। राकेश जी वक्त की कमी है। अमित जी छोटा सा जवाब इस पर आपका। राकेश जी बोल रहे हैं कि हमने ग्लोबल टेंडर करने के लिए वैक्सीनेशन के समय में, इनके वित्त मंत्री का आप बयान लगातार पढ़िएगा, जो रोज पर डे बोला करते थे, इनके प्रवक्ता बोला करते थे
जिस दिन केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, उसके दूसरे दिन एक शर्मनाक पेपर में छपता है माननीय प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री के द्वारा कि जो पैसा मेरा लगा है उसको वापस कर दीजिए। मतलब सरकार यहां तक करने की स्थिति में नहीं है कि यदि 10 रुपया खर्चा भी कर रही है ये सरकार, तो वो भी मांगने का प्रयास कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में मैंने इतना रुपया खर्चा किया, मुझे वापस कर दीजिए। आपको ज्ञात होगा कि 3 टर्म में 226 करोड़ रुपया, 234 करोड़ रुपया और अभी 200 करोड़ रुपया केवल कोविड के ये पर सरकार द्वारा दिया गया है। आप इनसे पूछिए 3 टर्म में केंद्र सरकार ने इतना पैसा यहाँ पर झारखंड को देने का काम किया है और ये आरोप लगाते हैं कि झारखंड ने सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। लगातार झारखंड की एक एक जनता का ख्याल माननीय प्रधानमंत्री जी रख रहे हैं। लगातार यहाँ के कांग्रेस, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं मॉनिटरिंग करके आज यदि यहाँ की जनता भूखे नहीं मरी तो उसका सबसे बड़ा श्रेय इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को देना चाहिए। और ये लोग कांग्रेस का एक भी मंत्री, एक भी विधायक, एक भी सांसद, कोई व्यवस्था, बहरहाल हेमंत सोरेन क्यों पहुंचे हैं दिल्ली और क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, ये तो इस दौरे के बाद ही सबके सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी हमारे पास है। अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी डिबेट में जुड़ने के लिए। तो ये फैसला इस दौरे के बाद होगा कि आखिर किस वजह से हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद यहां पर क्या कुछ यहां संभावनाएं बन रही हैं। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।